जिनमें हम कोई वैल्यू पास करते हैं और उस पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन किसी तरह होते हैं, हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं हमारे पास, इस तरह से। और उन पैरामीटर्स के ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। पैरामीटर आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके पास नंबर हो गया, कोई भी स्ट्रिंग हो गई, बूलियन हो गया, कुछ भी हो गया, एरे हो गई। आप फंक्शन के अंदर फंक्शन भी पास कर सकते हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और इसके बाद हमने फिर ये पढ़ा था कि एक वैल्यू हम उससे रिटर्न भी करा सकते हैं कि जिसको हम बाद में यूज़ करें। जैसे हमने कल ऑड और इवन का हमने फंक्शन बनाया था जो कि रिटर्न कर रहा था, इस इवन वाला फंक्शन बनाया था जो रिटर्न कर रहा था फॉल्स ऑड के केस में, और ट्रू के केस में मतलब इवन के केस में ट्रू रिटर्न कर रहा था हमें। उसके बाद उन्होंने डोम मैनिपुलेशन पढ़ी थी कि डाटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या होता है। कि हमारे पास रूट नोड होता है, उसके बाद हमारे पास HTML का टैग होता है, उसके नीचे हमारे पास के चिल्ड्रन होते हैं ट्री ट्री फॉर्म के अंदर। हाँ जी, तो उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो किसी भी एक एलिमेंट को मैं टारगेट कर सकता हूँ। फंक्शन जो हमारे पास उसके लिए डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसी तरह बाय क्लास भी हम कर सकते हैं उसको, कि हमारे पास एक एरे आ जाएगी, और उस एरे से के इस तरह से मैं आपको दिखाई देता हूँ। फॉर सपोज ये हमारे पास है क्लास, पी टैग से हम बनाते हैं, थोड़े बहुत टैग्स बनाते हैं। ये हमारे पास पी टैग से हम सारे क्लास अप्लाई करते हैं ABC की। तो P1, P2, P3, P4, ठीक है। और उन पे कुछ पे हम क्लास अप्लाई कर देते हैं सर, इसके ऊपर ABC करते हैं। तो अभी ये जो मेरे पास ये क्लासेस आ गई मेरे पास, इनको मैंने भी टारगेट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने क्या करना है, नीचे पहले मैंने लिखना है स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट। इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो जावास्क्रिप्ट का मेरे पास टैग आ जाएगा। तो हमने पहले लिखना है जो भी हमारे पास नाम होगा वेरिएबल का, एलिमेंट कह दें, एलिमेंट्स कह दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नोड्स, कुछ भी कह दें। उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये सारा क्या है, डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट, उसका फंक्शन उसके अंदर आता है हमारे पास गेट एलिमेंट्स। क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे करने वाले हैं, क्लास हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर आ सकती है ना। तो हम करेंगे हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्लास नेम दिया वहाँ पे ABC और ABC। तो ABC हमारे पास क्या होगा कि जो सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे ABC अप्लाई हुआ हुआ है वो मेरे पास आ जाएंगे। तो इसका हम रन करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास कलेक्शन आ गया, और उसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 P टैग्स आ रहे हैं। ABC वाला एक ये आ रहा है, और ये मेरे पास आ रहा है, ये दोनों टैग्स आ गए मेरे पास। और नहीं पे फिर आप फॉर लूप लगा के वही सारा कुछ कर सकते हैं आप नॉर्मल, कि यहाँ पे फॉर लूप लगा के आप इसके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं इसी तरह से। कि फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि पहले वाले के अंदर जो है रेड हो, बल्कि दोनों के अंदर रेड हो जाए सारे। जो भी लॉजिक है आपके पास ना, लॉजिक आप फॉर लूप लगा के कुछ भी कर सकते हैं कि यूँ कर लें आप। क्योंकि हमारे पास एरे है ना ये, तो मैं जाता हूँ उसके पहले इंडेक्स पे। अभी पहले इंडेक्स पे मेरे पास क्या आ गया, वो एलिमेंट आ चुका। इसके जो पहले इंडेक्स पे था उसका स्टाइल के अंदर गया और कलर के अंदर गया, मैं उसको रेड कर दिया। तो जो पहला ABC होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा मेरे पास। एक मिनट। सही है, ये देखें। सॉरी, इंडेक्स हमारे पास कहाँ शुरू होता है, जीरो से। आपने मुझे बताया भी नहीं किसी ने। इंडेक्स हमारे पास जीरो से स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, 0 1 2। तो जो 1 होगा इस वक्त हमारे पास ये 1 है, और ये हमारे पास 0 है। तो जो पहले वाला अगर मुझे टारगेट करना होगा तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। तो देखिए पहले वाला मेरे पास टारगेट हो रहा है। वही हमारे पास एरे आ गई है ना। तो जैसे एरे होती है उसी तरह से हमारे पास ये काम करेगा। फॉर लूप से लगा लें, वाइल से लगा लें, सिंपल इंडेक्स यूज कर लें, जो आपको बेहतर लगे आपके लॉजिक के मुताबिक, जो आपको फिट लगे वो करें आप। तो उस वक्त मैंने डायरेक्ट इंडेक्स को कॉल किया था, उसके अंदर अभी मेरे पास एक एलिमेंट आ गया इस एरे के अंदर। इस एरे के अंदर एक एलिमेंट आ गया मेरे पास, उसके स्टाइल के अंदर में जाके। मुजम्मिल साहब का कोई क्वेश्चन है? पर ये एरे कैसे बनी है, समझ नहीं आई मुझे। ये एरे तरह से, ये एरे हमने बनाई नहीं है, ये एरे में हमें आई है इधर से। कि ये जो हमारे पास होता है ना, गेट एलिमेंट बाय क्लास, ये वाला, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें आप कोई भी क्लास नेम पास करते हो, तो आपके पास HTML कोड के अंदर जितने भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर एक क्लास अप्लाई हो रही है,
वो सारे इन द फॉर्म ऑफ एरे आपके पास इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, वेरिएबल के अंदर। आप इसको कुछ भी कह लें, एरे ऑफ एलिमेंट्स कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात हमारी फिर भी वही हो जाएगी कि ये जो हमारे पास है ना, ये रिटर्न करता है एरे। जैसे हमने कल पढ़ा था फंक्शन में क्या, कोई वैल्यू पास कर, कोई हमें बूलियन पास कर सकता है, कोई नंबर पास कर सकता है। इसी तरह हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमें एक एरे भी पास कर, रिटर्न करा सकता है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमें एरे रिटर्न करा रहा है। कल हमने पढ़ा था ना इस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास था रिटर्न स्टेटमेंट्स के अंदर, हाँ ये, कि हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे थे, ये अभी तो यहाँ पे मैं नंबर रिटर्न करा रहा हूँ जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बट कल हमने क्या किया था, बूलियन रिटर्न किया था हमने, डेटा टाइप। तो उसी तरह से रिटर्न एक फंक्शन भी कर सकते हैं, एक एरे भी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास एलिमेंट है, ये वाला गेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नाम से पता चल रहा है कि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पास करेगा बाय क्लास नेम। तो जिसमें ये क्लास होगा एलिमेंट्स के ऊपर, उससे हमारे पास एक एरे रिटर्न होगी, और वो उसके अंदर क्या हो गई, पास हो गई इस आइडेंटिफायर के अंदर, एरे एलिमेंट्स के अंदर। अब ये क्या है, मेरे पास एरे है, इसको मैंने कंसोल लॉग करके भी देखा था कि यहाँ पे मुझे, ये देखिए मेरे पास ये कलेक्शन नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दो पी टैग नजर आ रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे ये वाला है और फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला है, और उसकी लेंथ हमारे पास दो दी हुई है कि इसके अंदर टोटल हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। ये एरे सही हो गया। चलें, जी सर, क्लियर सर, शुक्रिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह, फिर हमारे पास एरे है, तो एरे के ऊपर हम इंडेक्सेस से हम एक्सेस करते हैं। इंडेक्स आपने एक्सेस किया, आप चाहें तो उसके ऊपर स्टाइलिंग करें, डॉम मैनिपुलेशन करें, या चाहे तो उसको आप आउटपुट कर लें, या इसका आप इनर टेक्स्ट चेंज कर लें। कि मैं इसके इनर टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ड कर देता हूँ। तो अभी क्या हो गया, मेरे पास ये जीरो इंडेक्स वाला हेलो वर्ड हो गया। बस कल के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ मैं पढ़ाना भूल गया था कि डॉम मैनिपुलेशन के लिए आप दो तरीके होते हैं आपके पास, या तो किसी भी टैग के ऊपर आप आईडी दे, किसी भी एलिमेंट के ऊपर आईडी दे दें, और उस आईडी को आप गेट एलिमेंट बाय क्लास आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये यूज करेंगे। उसके बाद आपने आईडी दे देना है, तो वो एलिमेंट आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, उसको आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर पास कर दें। अभी इस एलिमेंट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, तो उसके ऊपर मैं इसी तरह से यहाँ पे डोमिनिफिकेशन कर सकता हूँ। ये सिंपल हमने जो कल पढ़ा था, और आपने टास्क भी किया था इसी तरह से। चले, ये तो हमारा हो गया कल का टास्क था, और हमने कुछ मिस किया, देखते हैं। स्कोप पे हम आते हैं, इसी लेक्चर में आते हैं स्कोप के अंदर। डोमिनिफिकेशन हमने कर लिया, वही कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। यूजर क्लिक होता है, माउस ओवर होता है, माउस मूव होता है, की प्रेस होता है, आप देख लीजिएगा बहुत सारे इवेंट्स हैं। इस पे भी आते हैं, इसमें बाद में आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हमारे थे, वही कल वाला जो टॉपिक था मेरे का, थोड़ा सा रिवाइज करा लूँ अगर किसी को कोई इशू होता तो। चलें, ये तो कल का टॉपिक था हमारे पास। आज का टॉपिक है हमारे पास ES6। वो है क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे नहीं बनी थी, तो उसमें कुछ चीज़ें जो है बाद में इसमें ऐड ऑन होती रही, ऐड ऑन होती रही, ऐड ऑन होती रही। कि अगर जिसने C++ पढ़ी हो, तो C++ के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, C++ 12 होती है मेरे हिसाब से उसका वर्जन। और इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावा के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी वो होते हैं, वर्जन्स होते हैं, कि हर बार एक नया स्टेबल वर्जन आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि जो पिछले वर्जन्स की जो क्या लें खामियों को वो बेहतर करता है, या उसके अंदर एनहांसमेंट देता है, नई चीज़ें में अलाउ करता है। तो इसी तरह से हमारे पास जो एक नया स्टैंडर्ड है जो मोस्टली प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, होता है ES6। ये वर्जन है जावास्क्रिप्ट का जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी मिलती है कि जो जावास्क्रिप्ट को बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है। ES6 है। अभी मुझे लगता है ES13 वर्जन आ चुका है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जॉब डिस्क्रिप्शन आप जब भी देखेंगे तो उसमें ये पूछा होता है कि यू शुड हैव फेमिलियरिटी विद ES6। तो हम ES6 को पढ़ेंगे, ES6 होता क्या है। ES6 आप ये समझ लें कि ये एक अपडेट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे गेम्स का अपडेट होता है ना, हर गेम के अंदर नए फीचर्स आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी नए फीचर्स आते हैं साथ साथ। ES6 के पहला अंदर जिसके ना अंदर है, मेजर वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेट और कॉन्स्ट का, कि ES ES6 से पहले हमारे, सर जी जी, ES6 के अंदर जो इनकी मेजर, इनको बताएं जो मेजर बेस आई वो ये है कि इफ एल्स को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। अगर क्वेश्चन मार्क्स है तो इफ कंडीशन होगी, सेमी कॉलन होगा तो वो एल्स कंडीशन होगी। जो हम कंडीशन 5-6 लाइनों में लिखते हैं ना, वो एक लाइन में हो जाती है। ई क्वेश्चन एस मार्क्स सिक्स है पे टर्नरी ऑपरेटर। आप टर्नरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना? जी जी। हाँ,
वो मैंने लिखा नहीं इसमें, बट चले आपने याद दिला दिया तो वो भी कर देते, कोई मसला नहीं है। तो उसमें पहली चीज हमारे पास आती है कि बाय डिफॉल्ट आपके पास, जो मैंने आपको बताया था शुरू दिन से, कि हमारे पास जो प्रोग्राम रन प्रोग्राम जो रन होता है हमारे पास, वो रन होता है लाइन बाय लाइन रन हो रहा होता है। और हमारे पास जो वेरिएबल होता है, कि एक बार हमने वेरिएबल बना लिया, फॉर सपोज हमने जेएस का कोड खोल लेते हैं, कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, मैंने कह दिया कि भाई वेरिएबल इक्वल टू 2 मैंने कर दिया ना एक बार। अभी बार बार उसको मुझे अच्छा लेट एक्स इक्वल टू 2 कर देते हैं, जगह मेरे पास एक वेरिएबल बन गया। पहले हम यूज करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर वार, उससे हमारे पास कुछ इश्यूज आते थे कि फॉर सपोज मैं कंसोल लॉग में प्रिंट करना चाहता हूँ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे अभी 2 दी हुई है, इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ एक्स को, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा सिंपल एक्स, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 हमारे पास आउटपुट आ गया। बट अगर इसको मैं एक लाइन पीछे लिखूँ और अभी मैं इसको प्रिंट करूँ, तो अब मेरे पास एरर आया इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, लेट मी क्लियरफाई वन थिंग। सही है, कैन नॉट एक्सेस। तो देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स, यहाँ पे नीचे लिखा है, और मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कैसे रन करती है, लाइन बाय लाइन रन करती है, कि पहले हमारे पास ये रन होगा, उसके बाद ये रन होगा। बाय लॉजिक हमें क्या कहती है कि क्योंकि इससे ऊपर कहीं भी एक्स का हमारे पास जिक्र नहीं है यहाँ पे, नॉर्मेशन ऑफ एक्स है हमारे पास ना, कोई भी यहाँ पे एक्स एग्जिस्ट नहीं करता इस कमांड से पहले, तो उसको हमें ये बताना चाहिए कि भाई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। सही है कि इसको एक्सेस ही नहीं कर पाए, तो हमारे पास एरर दे रहा है वो कि हम एक्स को वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे। मैं लेकिन सही तरह से एरर बता नहीं रहा कि जब कोई कोड आप लिखते हो, उससे जो आपके पास एरर्स आते हैं वो मीनिंगफुल एरर्स होने चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाने मेरे लिए। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। आप अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रख लें, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं किस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है आपके पास, कि आप कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, फॉर सपोज मैंने एक्स डिफाइन किया 2, उसके बाद मैं एक्स को यूज़ कर रहा हूँ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 के अंदर। इस तरह से हम क्या यूज़ कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल मार्क्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रन होती हैं। बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि फॉर सपोज आपने कोई फंक्शन यूज़ किया है पहले यहाँ पे, कि आप यहाँ पे कर रहे कंसोल लॉग कम कर देते हैं वाई। अभी वाई मेरे पास कहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, नीचे यहाँ पे, और मैं यूज कर रहा हूँ इसको ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है हमारे पास, हालांकि ये हमारे पास वेरिएबल नीचे डिफाइन हुए हैं, वो क्या करती है कि ये जो वाई और एक्स है हमारे पास, इनको हॉइस्ट कर देती है ऊपर। मतलब इनको प्रोग्राम प्रोग्राम रन होने से पहले पहले ये जो हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल हैं, इनको ऊपर क्रिएट कर देती है। वैल्यूज असाइन नहीं करता है जावास्क्रिप्ट, इसके ऊपर वैल्यू असाइन नहीं करती, बट इसको क्रिएट कर देती है। इस बिहेवियर को कहते हैं होस्टिंग, और ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। कि बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम किस तरह से रन होना चाहिए, कि ये मैं रन करूंगा उसके बाद ये रन करूंगा, तो जैसे चीज़ें चीज़ें रन कर रहा हूँ, जो जो प्रोग्राम हमारे पास मेमोरी के अंदर सेव होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास कोड रन हो। बट अगर मैं यहाँ पे पहले से यूज़ करूंगा वाई को, तो होस्टिंग जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो है फीचर है, वो क्या करता है कि जो वेरिएबल बाद में भी है, अगर मैं उनको पहले यूज़ कर रहा हूँ, तो उनको क्रिएट कर देता है ये। और ये फीचर जो है एक तरह से कह लें अननेट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसके अंदर ये एक्सेप्ट नहीं होता, या इस समय ये एक बैड प्रैक्टिस है कोड की। इसको हल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट का कीवर्ड यूज करते हैं अभी हम। उससे क्या होता है हमारे पास, कि होस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे पास, कि जो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये जो वेरिएबल हमारे पास पहले से क्रिएट कर रहा है, हालांकि मैं अभी इस लाइन पे हूँ, ये लाइन पे मैं नहीं पहुंचा इन दोनों के ऊपर, ये मेरे पास वेरिएबल्स अभी तक क्रिएट नहीं हुए, तो उनको क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पहले मैंने लेट लगा दिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल है समझने की है, बट उसको यूज समझ लें कि ES6 के अंदर हमारे पास होस्टिंग को रिमूव करने के लिए लेट कीवर्ड यूज होता है अभी। पहले यूज होता था हमारे पास var वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, अभी यूज होता है हमारे पास लेट। ये चीज आप सिंपल याद कर लें, ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ऐसे चीज का कोई फायदा नहीं है इतना कि आपको कोई इशू नहीं करेगा ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ES6 के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ गया कॉन्स्ट का। फॉर सपोज मैं कह दूं पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14। अभी ये बाय डिफॉल्ट एक यूनिवर्सल रूल है कि जो हमारे पास पाई की वैल्यू है वो हमारे पास 3.14 ही होती है, उसको हमने चेंज नहीं करना होता बार बार। तो इसीलिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है, हम उनको डिफाइन कर देते हैं कांस्टेंट, कि इनकी वैल्यू में बार में बाद में चेंज नहीं कर सकता, कि मैं बाद में यूँ नहीं कर सकता कि पाई की वैल्यू में 2 कर दूँ, कि अगर मैं इसको रन करूंगा मेरे पास एरर आएगा।
आपको दिखा देता हूँ। एरर क्या है मेरे पास कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि एक बार मैंने कांस्टेंट की वैल्यू मैंने दे दी, उसको मैं फिर से असाइन नहीं कर सकता। और ये बिहेवियर सही भी है कि हमें पता है कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट ही है। एक हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है पाई का 22/7, या डेसिमल के अंदर होता है 3.14, तो उसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड इसीलिए होता है कि फॉर सपोज आपने कुछ कांस्टेंट ऊपर डिफाइन कर दिए जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, और अब गलती से यूं कर दें कि भाई पाई की वैल्यू में चेंज कर दी 2 से, तो हमारे पास कोड के अंदर क्या हो जाएगा, लॉजिकल एरर आ जाएगा ये चीज करने से। सही है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, या हाँ कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। वो क्या हमें अलाउ करते हैं कि उस वैल्यू को हम बाद में चेंज ना कर सकें, ये इसलिए हमें कॉन्स्ट यूज होता है। आप चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी लेट और कॉन्स्ट के बगैर कर सकते हैं, बट ES6 हमारे पास इसीलिए आता है कि जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है वो जो गुड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको अडेयर कर सके या उनको अडेप्ट कर सके। इसीलिए हम लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड हमारे पास ES6 के अंदर आ गया था। ये चीज समझ आ गई सबको? इसमें सिर्फ ये चीज समझिए कि होस्टिंग को रिमूव करने के लिए हमारे पास लेट कीवर्ड आ गया, और हमारे पास जो एक बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल चीज है हमारे पास कि एक वेरिएबल अगर हम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं तो उसको बाद में चेंज ना कर सके, इसीलिए हमारे पास कांस्ट आ गया। ये दो कीवर्ड्स लेट और कांस्ट, सही हो गया। अब बस ये याद रखने की सिंपल चीज है। चलिए तो हमारे पास हो गया कांस्ट। हाँ जी, ये कांस्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद एरो फंक्शंस, टेम्पलेट्स। एरो फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं कि अभी तक हम फंक्शन जो बना रहे हैं वो एक कीवर्ड लिख रहे हैं ऊपर यहाँ पे फंक्शन का, उसके बाद हम उसका नाम दे रहे हैं और उसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे कंसोल लॉग करके हम कुछ भी कर दें, ए बी जो भी। एरर जो है मेरे पास, अच्छा मैं स्पेलिंग गलत लिखी फंक्शन की, सही है। तो ये हम इस तरह से फंक्शन बना रहे थे। ES6 में कॉन्सेप्ट आ गया एरो फंक्शंस का, कि इतना लंबा फंक्शन लिखने की जगह हम यू कर ले सिंपल कि एक हम यहाँ पे लिख दे वेरिएबल, और उसके अंदर जो हमने वैल्यू पास करनी है, जो पैरामीटर पास करना है, और अगर पैरामीटर पास नहीं करना है तो उसको हमने सिंपल इस तरह से लिखना है। और उसके बाद ये वाली देखें, ये जो हमारे पास है इक्वल ग्रेटर देन, और उसके बाद जो हमने इसके अंदर लिखना था 1 लाइन का वो इसके अंदर लिख दिया सिंपल इस तरह से। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास ग्रिड फंक्शन है ये नॉर्मल केस में हमारे पास इस तरह से इस तरह से बनता था कि मैंने लिख दिया इसके अंदर ग्रीड, और उसके अंदर मैं पैरामीटर लिख रहा हूँ एक नेम, कि ये नेम एक्सेप्ट करेगा, और इसने कौन लॉग करनी है कि हेलो नेम दिस, तो उसको मैंने यूज करना है तो मैंने करना है ग्रीट हेलो वर्ल्ड। हमारे पास ये एज इट इज काम कर रहा है। बट ES6 में क्या आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा नजर आ रहा है, तो उसको हम इसका में शॉर्ट फॉर्म ES6 में आ जाता है हमारे पास, उनको कहते हैं एरो फंक्शंस। कि हमने क्या करना है सिंपल, पहले पहले हमने करना है वेरिएबल का नाम दे देना है एक तरह से, उसके बाद हमने देनी है ये ब्रैकेट्स ये वाली एज इट इज, और उसके बाद हमने देना है एरो यहाँ पे, और उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट रन कर रहे हैं अगर तो एक है तो एक स्टेटमेंट हमने एज इट इज रन करनी है जो हमारे पास नजर आ रही है यहाँ पे इस तरह से। तो अभी जो मेरे पास इतना बड़ा कोड था 3 लाइनों के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने फंक्शन लिखा था, ग्रीड लिखा था, और मैंने अलग अलग कर्ली ब्रेसेस यूज किए थे, उसकी जगह मेरे पास क्या आ गया, एक सिंपल फंक्शन आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ गए ब्रैकेट्स जो मेरे पास एक्सेप्ट करेंगी पैरामीटर्स, उसके बाद ये आ जाएगा एरो, और उसके बाद फंक्शन का कोड, ये एज इट इज वही का वही। तो यहाँ पे हम क्योंकि नेम ले रहे हैं तो हम रखेंगे नेम हम, और उसको हम कर देते कमेंट एज इट इज मेरे पास रन हो रहा है। इससे फायदा मेरे पास क्या हो गया कि चूंकि मेरे पास एक लाइन ऑफ फंक्शन का कोड था, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखना मेरे लिए इजी हो गया ये, हालांकि मैं अलग फंक्शन बनाऊँ उसे इसकी जगह, कि उसी वेरिएबल के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया इस तरह से। अब अगर अगर आपके पास 2-3 लाइनें इसके अंदर आ जाती हैं तो आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है, और उसके अंदर आप और भी लाइनें दे सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एन एरो फंक्शन। हमारे पास का स्कोप क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे इस तरह से। ठीक हो गया, हमारे पास एरो फंक्शन होता है सिंपल। एरो फंक्शन को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, किसके अंदर? एक लाइन के अंदर भी। एंड मैन? हाँ, एरो फंक्शन को लिख सकते हैं। मुझे अंदाजा नहीं, एंड मैन आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैंने कहा एरो फंक्शन को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इतना हाँ एक लाइन के लास्ट। अंदर फिर, हाँ वही कि एक लाइन के अंदर आप यूं भी लिख सकते हैं।
वही कि आप इसको बना दें, अगर वन लाइन आपका फंक्शन है तो यूं कर लें आप सिंपल। हाँ, कि लेमडा फंक्शन की ही तरह है हमारे पास तकरीबन, समवॉट। हो सकता है उसके अंदर चेंज हो, क्योंकि लेमडा फंक्शन मैंने ज़्यादा डीप में नहीं गया था, बट तकरीबन इनका सेम ही कॉन्सेप्ट होता है लेमडा फंक्शन और इसका। चले, ये तो हमारे पास हो गए एरो फंक्शंस हो गए। और इसमें क्या पढ़ाने का था, Let me see। एरो फंक्शंस हो गए हमारे पास ये। नो फंक्शन कीवर्ड, हाँ कि वही कि शॉर्टर सिंटेक्स हो जाता है हमारे पास, फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिकली रिटर्न्स इफ वन एक्सप्रेशन डजंट बाइंड्स इट्स ओन इंपॉर्टेंट वेब डेट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि फॉर सपोज ये मेरे पास फंक्शन है इज इवन का, सही है, इज इवन, और उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ एक नंबर। तो उसको मैंने किस तरह से करना होगा कि मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा कि क्या नंबर बराबर है 2 के, कि क्या नंबर बराबर है 2 के। अभी से मेरे पास क्या हो रहा है कि अगर तो जो नंबर मैं पास कर रहा हूँ ये, अगर तो ये बराबर 2 है, सॉरी मॉड्यूलस 2 बराबर है 0 के, तो उससे मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर इवन है, अगर फॉल्स हुआ तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ चीज़ों को, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, कि अगर मैं इसके अंदर नंबर पास कर रहा हूँ 2, तो 2 मॉड्यूलस 2 क्या हो जाएगा, 0। और क्या 0 बराबर है 0 के, तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट क्या गया, ट्रू। तो उसका मतलब जो मैं फंक्शन जब मैं यूज़ करूंगा इस इवन को, तो उससे मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। और उसकी जगह अगर मैं 3 यहाँ पे पास करूँ तो 3 मॉड्यूलस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 1 आएगा उसका रिमाइंडर। तो 1 बराबर नहीं होता 0 के, इसका मतलब मेरे पास इससे हमारे पास रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स। इसके अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉल्स। तो अगर मैं इसको करूँ console.log इज इवन 4, दोनों ट्राई कर लेते हैं एक साथ। ये देखें, इससे मेरे पास हुआ क्या कि जो मैं इतनी बड़ी लाइन ऑफ इक्वेशन लिख रहा था पहले, कि यूं करा था ना, पहले हमने कैसे किया था कि फंक्शन हमने बनाया था, हमने लिखा था इज इवन, नंबर पास किया था, और इतना बड़ा हमने फंक्शन लिखा था यहाँ पे कि 2-3 इफ लाइन इसके अंदर स्टेटमेंट्स के अंदर था वो। उसकी जगह हमने सिंपल क्या कर दिया ये, कि इसके ऊपर मैंने इसके था, मैंने एरो फंक्शन के अंदर ये मैंने पैरामीटर पास किया नंबर, सही है, वो नंबर चला गया इसके अंदर यहाँ पे। और अभी इस स्टेटमेंट से हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे, सही है। हमारे पास ऑटोमेटिकली इसका जो भी रिजल्ट होगा वो ये हमें फंक्शन रिटर्न करा देगा, ये इज इवन वाला। तो इसके अंदर ये कि अगर आपने एक लाइन का आपने फंक्शन लिखा है तो उसमें हमें रिटर्न कीवर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास और शॉर्ट हो जाता है एरो फंक्शन, और भी ज्यादा उसको अपने सिंटैक्स को कम कर देता है। कि जब आप फुल ब्लोन फंक्शन बनाए उससे जब आप ये बना एक लाइन का, कि आपने फंक्शन का नाम लिख दिया इज इवन, या वेरिएबल कोई भी कर दें इसका नाम, उसके बाद आपने यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दिया नंबर, कि वही एज इट उसी की तरह है कि जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिखे हैं यहाँ पे, ये मेरे पास पैरामीटर है, मल्टीपल पैरामीटर आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, कोई वो नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एरो की साइन दे दी है, इक्वल ग्रेटर देन साइन। उसके बाद यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, आप चाहे तो स्कोप दे दें, लेकिन अगर आपके पास स्टेटमेंट एक ही उसमें रन होनी है तो आप एक स्टेटमेंट इस तरह से लिख दें, तो उससे हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इसके अंदर चला जाएगा मेरे पास, ये इसका रिटर्न हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास। ये हमारे पास होते हैं एरो फंक्शन हमारे पास। इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पे, कि जब मैं यहाँ पे कर रहा था इवेंट लिस्टर्स कर रहा था, कि अभी के लिए सारों को उठा देते हैं और एक हम रखते हैं पी टैग। यहाँ पे मैं करता हूँ हमारे पास एलिमेंट, और उसके मैं टारगेट करता हूँ एलिमेंट ID 1, और उसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टर। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, उसके अंदर मैंने इवेंट पास किया है, और उसके ऊपर मैंने लिखा है कि जब ये इवेंट हो क्लिक वाला तब ये फंक्शन रन हो मेरे पास। अब ये मेरे पास क्या है, बहुत लंबा कोड हो गया ना, इसकी जगह मैं एरो फंक्शन को नहीं यूज़ कर लूँ जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा मेरे पास, यही एज इट इज कोड होगा मेरे पास, और ये जो फंक्शन वाला पार्ट है, क्योंकि मेरे पास एक ही लाइन रन हो रही है, तो उसको मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ सिंपल, इतने बड़े कोड लिखने की जगह मैं कर दूँ यहाँ पे पास कर दूँ इवेंट, आई थिंक इवेंट पास होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख देना एरो फंक्शन, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसका मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ, एलिमेंट डॉट स्टाइल कलर, और मैं इसको कर देता हूँ रेड, हम करते थे कमेंट अभी के लिए,
सही हो गया। तो जब जब इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो उसका हमारे पास कलर क्या चेंज हो रहा है, रेड। तो पहले जो हम आपने जो फंक्शन बनाया उसके अंदर कल वाले कोड के अंदर, तो वो 2-3 लाइनों में हो रहे थे कि आप इवेंट लिस्टनर भी लगा रहे थे, उसके बाद ये तो हमारे पास एज इट इज वही कोड है। जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे, तो आप 2-3 लाइनों में का फंक्शन जा रहा था, जो कि अगर आपने एक ही चीज़ चेंज करनी है या दो तीन चेंजेस ही करने हैं, तो फिर ज़्यादा एक समझ लें कि कोड के अंदर ना ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी। कोड आपका वही का वही काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप कोड को रीड कर रहे हो तो आपके पास वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए आप क्या यूज़ कर लें, एरो फंक्शन यूज़ कर लें कि आपने यहाँ पे लगा देना ब्रैकेट्स, और इवेंट आपने पास करना है, एक वेरिएबल है कांस्टेंट कि जो एड इवेंट लिस्टनर एक्सपेक्ट करता है आपसे। उसके बाद एलिमेंट स्टाइल कलर, वही एज इट इज हमारे पास सिंपल वही कोड है हमारे पास। आप चाहे तो और भी चेंजेस कर सकते हैं, वही कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, हमारे पास क्या हो गया, स्कोप बढ़ गया इसका। अच्छा, इसके अंदर आएगा, सॉरी। हाँ, तो अभी हमारे पास 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे आ सकती हैं अभी। एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। अभी इस पर मैं क्लिक करूंगा तो उसका इनर टेक्स्ट भी चेंज हो गया एक ही लाइन के अंदर। ये इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट आ गई एक ही लाइन के अंदर इस तरह से। तो आप चाहे तो यूँ भी कर सकते हैं एरो फंक्शंस को। ये हमारे पास ये इसी वजह से हमारे पास यूज़ होता है कि कोड ज़्यादा ये जितना कम कॉम्प्लेक्स हो कोड उतना अच्छा। अब यहाँ पे तो आपको इतना फ़ायदा नहीं करेगी ये चीज़ ना, कि आप चाहे तो यूँ भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन जब आप रिएक्ट पे हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ आपके ये जो टैग्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर डायरेक्टली कर रहे होते हो आप यहाँ पे, इनके अंदर आप JSX लिख रहे होते हो, वो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे होते हो। तो होता है कि आपके पास चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है दिखते हुए। तो इसलिए हम यहाँ पे मोस्टली एरो फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मल फंक्शन की जगह। इस तरह से कोड ज़्यादा इजी होता है रीड करना, ये कोड की रीडेबिलिटी को बेहतर करता है ये जो है हमारे पास एरो फंक्शन। बाकी इसमें कोई वो नहीं है कि लाइक आप चाहे तो वही फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सही हो गया, ये हमारे पास एरो फंक्शन है हमारे पास, कि हम पहले डिफाइन करते हैं कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर। उसके बाद आप देते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं, जो पैरामीटर पास करने हैं आपने, उसके बाद एरो, और उसके बाद आपके पास जो भी फंक्शन है यहाँ पे वो आपने फंक्शन लिख देना है बस। अगर आपकी एक लाइन है तो जो आपने यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज आपके पास इसके अंदर रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर एक लाइन लिखी है आपने तो वो जो आपने लिखा है वही रिटर्न हो जाएगा आपके पास। अगर सिंपल कंसोल लोगे तो वो तो रिटर्न नहीं होगी, बट अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं या किसी भी ऑपरेशन का कोई भी ऑपरेशन लिख रहे हैं x+y, जैसे हमने किया था यहाँ पे, ये वाला ऑपरेशन किया था, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो रिटर्न होगी आपके पास यहाँ पे। ये दो चीज़ आपने याद रखनी है बस। ये तो हमारे पास है एरो फंक्शंस। और क्या है, किसके अंदर थे, ये 6 के अंदर थे हम। हाँ, और हमारे पास आ जाते हैं टेम्पररी लिटरल्स। ये आपको ये जो चीज़ है ना ES6, आवेश के मैं इसको आगे कर सकता था, बट क्योंकि इस कोर्स के अंदर ही जैसा तो इसीलिए साथ पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तब आपको मैं फिर से भी याद दिला दूंगा, ये कोई इशू नहीं। अगर आपको अभी थोड़ा समझ आ भी रही है, थोड़ा नहीं आ रही है, तो कोई इशू नहीं है, हम इसको बाद में अगली बार भी रिपीट करेंगे। तो टेम्पररी लिटरल हमारे पास क्या होता है कि हमने यहाँ पे जब हम आउटपुट कर रहे थे इस वाले पार्ट के अंदर, ये वाला कंसोल लॉग, तो उसमें हमने नोटिस किया होगा कि हर बार मुझे कॉमा देनी पड़ रही है कि स्ट्रिंग मैंने लिखा है, सॉरी प्लस देनी पड़ी, स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद मैंने क्या दिया प्लस, उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं यहाँ पे ना मेरे पास। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल्स टू, तो इसकी जगह हमारे पास यूज़ क्या होता है, स्ट्रिंग लेटर यूज़ होता है हमारे पास। वो क्या कर रहा था कि वही सेम एज इट स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हमने यूज़ करना है बैक टिक। ये आपके पास कीबोर्ड के ऊपर टैब के ऊपर होगी, या लेफ्ट अप कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे आप, लेफ्ट मोस्ट और टॉप पे स्केप के नीचे होगा आपके पास मोस्ट प्रोबेबली बैक टिक होगी आपके पास। इस तरह से कि आपके पास यहाँ पे ऐसे स्क्विगली लाइन नज़र आ रही होगी, और उसके साथ आपके पास ये नज़र आ रही होगी, इसे कहते हैं स्ट्रिंग लेटर। इसका फ़ायदा क्या होता है हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेटर दे दूँ, उसके बाद करूँ हेलो हाउ आर यू, और उसके बाद अगर मैं वेरिएबल का देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पास करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देना है $, और उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जो भी मैंने वेरिएबल लिखना है उसकी वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी इस तरह से। सही हो गया। तो ये जो मैंने कोड किया था यहाँ पे, ये एज इट इज इसी तरह काम कर रहा है, बस इनमें फ़र्क क्या आ गया इसमें हमारे पास कि हमने यहाँ पे प्लस प्लस लगा रहे थे हर जगह, तो हमारे पास कोड नीट नहीं नज़र आ रहा था। और ESC
का ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग लेटर, ये कोड को नीड करता है। जैसे एरो फंक्शन कोड को नीड करता है, ये भी कोड को नीड करता है। ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं है एज सच कि कोड को कोई ऑप्टिमाइज करता है, तेज करता है, नहीं। कोड को आपको दिखाता अच्छा है कि जब कोड आप दूसरा प्रोग्रामर पढ़ रहा होगा या आप ही पढ़ रहे हो तो कोड आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना। तो अब इसको मैं अगर रन करूँ, हमारे पास क्या रन हो रहा है, हेलो हाउ आर यू, उसके बाद मैंने क्या दिया, डॉलर, उसके बाद करली ब्रेसेस। डॉलर देने के बाद करली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी वेरिएबल लिखूंगा वो एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। नेम लिखा है मैंने अली, तो उसके अंदर अली पास हो गया हमारे पास। ये हमारे पास स्ट्रिंग लेटर कि ये जो मैं इस तरह से कर रहा था, हर बार हर जगह प्लस दे रहा था कि कोटेशन बार खत्म कर रहा था, फिर प्लस लेदर, फिर वेरिएबल का नाम दे रहा था, फिर प्लस दे रहा था, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा था। तो उसकी जगह क्या हो गया कि आप स्ट्रिंग लेटर यूज़ कर लें, बैकटिक यूज़ कर लें, ये उसके अंदर आपने जो स्ट्रिंग देनी है वो एज इट इज़ दे दें। उसके बाद आप डॉलर देके सेमी कॉलन देनी है आपने, और वेरिएबल जो आपने पास करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप वही कोई भी स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लस प्लस बार बार यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड नीट नज़र आ रहा है, हमें थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। कोड की रीडेबिलिटी बेहतर हो रही है हमारे पास। चलिए हमारे पास ये तो स्ट्रिंग लेटरल थे, और हमारे पास क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। चलिए इससे पहले हम आगे जाएं, लेट मी थिंक ऑफ एक्सरसाइज कि आप क्या करें। हम्म अब ये बनाए कि आप एक एरो फंक्शन बनाए, like an arrow function that takes a name and returns a वाला, कि वो एक नाम ले और उसके कि वो एक नाम ले आपसे, ठीक है, एरो फंक्शन, उसके ऊपर आप नाम पास करें, और फिर स्ट्रिंग लेटर्स आपने प्रिंट करना है, हेलो हाउ आर यू, नाम, उसके बाद आपने यूं कुछ आगे स्ट्रिंग दे देनी है, हाउ वाज योर डे, या हेलो अहमद हाउ वाज योर डे, या हेलो अली हाउ वाज योर डे। तो आपने इस तरह से वेरिएबल पास करना है स्ट्रिंग लेटर के अंदर, इस तरह से जैसे यहाँ पे हुआ है कि आपने एरो फंक्शन बनाना है जो नाम ले पैरामीटर के अंदर, और रिटर्न करे हमारे पास ग्रीटिंग मैसेज के, फॉर ग्रीटिंग मैसेज इस तरह से कि मैं लिख भी देता हूँ, हेलो अली हाउ आर, इस तरह से, ठीक है। और आपने स्ट्रिंग वो क्वेश्चन डबल कोट्स यूज नहीं करने, आपने यूज करने ये वाले, कहाँ गया, स्ट्रिंग लेटर यूज करने आपने। आपके पास 5 मिनट का टाइम, कोड करें आप, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। हार्डली आपको 2 से 2 मिनट लगेंगे कोड करते हुए, लेकिन अगर कोई इशू होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप पूछ लें मेरे से। ES6 का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सिर्फ आपकी प्रोग्राम अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे आप काम चला सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप उससे आपका चीज़ें सही नहीं होंगी, उससे काम आपका चल जाएगा। बट ये क्या हमारे पास, क्योंकि आपकी एक तरह से जॉब रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपने ES6 यूज़ करना है, और ये अब अभी के लिए आपको समझ नहीं है कि आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या एरो फंक्शन क्यों यूज़ करूँ या स्ट्रिंग लेटर क्यों यूज़ करूँ। जब हम रिएक्ट पे कोड लिखेंगे ना, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, अभी जो स्क्रिप्ट का टैग बना के लिख रहे हैं ना, जब HTML के टैग्स के एक एक टैग के अंदर हमें वो लिख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट, तब हमारे पास काम बहुत गंदा हो जाता है अगर आप वैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ करो। जब आप ये जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे तो आपका कोड बहुत बेहतरीन लगेगा, अगले को पढ़ते हुए भी। कल को आप एक और बार प्रोजेक्ट खोलें बहुत दिनों बाद, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी आराम से। चलो ये टास्क करें आप, और आपके पास 10:33 तक टाइम है। कोई अगर सवाल है तो पूछ लें कमेंट्स वगैरह में, या 10:43 सॉरी। सर अतीक, आपने पहले कभी पढ़ाया था वेब का कोर्स, वैसे? कोई भी चीज़। ये प्रोग्रामिंग, ये कोर्सेज स्पेशली? वेब का मैंने पहली बार पढ़ा हूँ, इससे पहले मैंने C++ पढ़ाई है, और मैंने HTML और CSS में पढ़ा चुका हूँ। JS और मेरे लिए सर, नहीं आपको ये पढ़ाने के बाद क्या फील हो रहा है, या पढ़ाते हैं, या वट एवर यू डू? है। फिर से रिपीट कीजिएगा। सर मैं कह रहा हूँ, आपको पढ़ाने से क्या फायदा मिल रहा है, कि क्या हाँ, इंटरनल ये फीलिंग आपके अंदर आ रही हो? दो दो बड़े फायदे मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो कि जो मेरे कुछ कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के, वो मेरे बेहतर हो रहे हैं, कि कुछ चीज़ें जो है मुझे नहीं पता थी, जैसे होस्टिंग का था, वो मुझे कॉन्सेप्ट जो है मैं मेरा भूला हुआ था, मैं उसको कुछ और समझता था। तो कल मैं जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला होस्टिंग का कॉन्सेप्ट कुछ और ही है। दूसरा फायदा जो कि एक तरह से कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, हल्का सा। और पब्लिक के सामने ना प्रेशर लेने का सामना करना, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है पब्लिक को। हाँ, ये भी है, ये भी है। हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो एक ट्रेनर को मिलती है।
हाँ ऐसे बात सही है, बिल्कुल बात सही है तो आपकी। प्रॉपरली टाइम कर चेक कर। और सर ये अपनी ना रिकॉर्डिंग प्ले लिस्ट हम तैयार करते हैं, अपने अपनी रिकॉर्डिंग जितनी भी ना इनकी लिस्ट बना लें, ठीक है। ये यूट्यूब पे लिस्ट बन रही है, तो वो आप अपनी सीवी में रखें उसको, ठीक है। हाँ जी, मैंने कल पोस्ट की थी आपके कहने पे, मुझे याद आया था कि मैंने पोस्ट नहीं की है बहुत दिनों से, वो मेरे बट पोस्ट आई करनी हैवंट सी पड़ेगी। योर पोस्ट। आप मेरे से उसमें नहीं है, लिंक्डइन में मेरे से, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैं- तो चलें, आपने ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करनी चाहिए। हाँ मैंने की थी। तो हाँ, ये जो लिस्ट है ना, नहीं नहीं, ये आपने अपनी सीवी में रखनी है पूरी लिस्ट। किस चीज़ की? ये ये वीडियोस हाँ, की? जो रिकॉर्डिंग की हमने प्लेलिस्ट अपलोड की है ना यूट्यूब पे, हाँ जी, हाँ जी। ये एक सर्टिफिकेट से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये सही बात है। प्लेलिस्ट। क्योंकि आप बताएंगे कि वो देख, किसी को भी देंगे वो बताएंगे यार इसकी इतनी रिकॉर्डिंग है, इतने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ, 40-50 रिकॉर्डिंग एज ए अंडर ग्रेड स्टूडेंट। बात इट्स तो सही है। वर्थफुल। सही बात, सही बात। थैंक यू। मैं करता हूँ ये। हाँ बच्चों, सॉल्व हुआ किसी से? नहीं, किसी से सॉल्व नहीं हुआ। प्राइज ही है ये तो। चलो मैं करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपने अभी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने सिंपल पहले फंक्शन बनाना है, नॉर्मल जैसा बनाते हैं नॉर्मली, कि फंक्शन के बाद वही के नाम देते फंक्शन का कोई भी, और उसमें पास के करने वाले हैं, नेम पास करने वाले हैं। तो मैं पे लिख देना वेरिएबल का नाम नेम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, रिटर्न, इसने कहा ना कि रिटर्न अ ग्रीटिंग मैसेज, हेलो अली हाउ आर यू। तो वही रिटर्न बैकटिक, बैकटिक मैंने लिख देना फिर हेलो, और हमने यूज करना है डॉलर, और हमने स्कोप साइंस कहने हैं, ऐसे कर्ली ब्रेसेस कहने हैं, और उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वेरिएबल का नाम, तो आपके पास यहाँ से ये पहले हाईलाइट हो गया, पहले हाईलाइटेड नहीं था, ये यूज़ नहीं हो रहा था, अभी मेरे पास यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वेरिएबल। तो उसके अंदर जो भी वैल्यू पास होगी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें करना है हार्डली, तो उससे मेरे पास क्या हुआ, ये फंक्शन मुझे क्या करेगा कि ये जो मैंने लिखा हुआ है कि टेक्स्ट अ नेम एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न दिस, कि रिटर्न अ ग्रीटिंग मैसेज। उसका मैं यूज़ करूँ फंक्शन को, लॉक करते हैं इसको, देखें हेलो अली हाउ आर यू, ये तो बड़ा वाला पार्ट है हमारे पास। अभी इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, एरो फंक्शन में। सिंपल चीज़, यहाँ पे मैंने लिख देना है नाम वेरिएबल का, और उसके अंदर मैंने उसके अंदर मैंने लिख देना है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या पास करता हूँ, पैरामीटर पास करता हूँ, ये वाला, ये मैं पैरामीटर पास कर दिया यहाँ पे एज इट इज। उसके अंदर क्या देनी है यहाँ पे,
एरो, एरो आ गया। उसके बाद क्या है, अभी मैंने को बताया था कि अगर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वन स्टेटमेंट, तो वो क्या होगी हमारे पास, रिटर्न स्टेटमेंट होगी हमारे पास, कि जो आपने लिखा है एज इट इज वही रिटर्न होगा, विदाउट यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। कि ये मैंने यहाँ से कॉपी करनी, ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दी। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इसका जो भी आंसर आएगा उसका आंसर किस तरह से आएगा, कि स्ट्रिंग मेरे पास आएगी इससे, जिसके अंदर ये जो मैंने वैल्यू पास की है नेम की यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगी, और मेरे पास एक स्ट्रिंग पास रिटर्न होगी वापस इसके अंदर। तो ये मेरे पास क्या पास करेगा, हेलो, और अली इसके अंदर पास हो गया इस तरफ, हेलो अली हाउ आर यू। तो इसको अगर मैं फंक्शन को यहाँ से उड़ा भी दूँ तो ये एज इट इज़ काम करेगा मेरे पास। सही हो गया, ये सिंपल तरीका। मैं आपको अभी जब अभी जो असाइनमेंट्स और भी दूंगा 2-3 ऐसे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर। तो उसमें हमने इसी तरह करना है कि पहले आपने फंक्शन बनाना है नॉर्मली जैसे आप बनाते थे, उसके बाद उसके अंदर फिर आपने पास करनी है इस तरह से एरो फंक्शन में, उसको आपने कन्वर्ट करना है। अगर रिटर्न हम अगर रिटर्न कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट, तो आप एक ही स्टेटमेंट लिखें इस तरह से। अगर और 2-3 स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं आप, तो अभी कर्ली ब्रेसेस दे दें, और फिर हमारे पास एज फंक्शन हमारे पास काम करेगा ये एज इट इज। सही हो गया, कि हमारे पास था एरो फंक्शन। तो आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जल्दी में समझा देता हूँ। ये किसी को समझ नहीं आई होगा, कमेंट में बता दे अगर समझ आई है, समझ नहीं आई है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जो इससे मैं आगे बढ़ जाऊँ और आपको समझ भी नहीं आए तो फ़ायदा नहीं है फिर। हाँ जी बच्चों, ठीक है, एक बच्चे को समझ आ गई है। नहीं है सर, क्या समझ नहीं है सर, थोड़ा बता दें किस में इशू है आपको। सही है, सर मेरी तरफ से आवाज़ चली गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया ये पिछले 5-6 मिनट। सर समराइज कर दें हम एक बार, वैसे मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, आ जाएगा समझ। हाँ वही वही कि जो मैंने आपको पहले बताया था उसी के अंदर एज इट इज था, कि मैंने पहले कहा कि आपने अभी जो भी असाइनमेंट मैं आपको दूंगा 2-3 एरो फंक्शन बनाने की, उसमें आपने पहले फंक्शन बनाना है नॉर्मली, जैसे आपने फंक्शन हम अभी तक बनाते आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर हमने वैल्यू क्या पास कर दी, उसके अंदर हमने फंक्शन के अंदर लिख दिया कि भाई रिटर्न करो ये वाली स्ट्रिंग, ये मैंने बना दिया फंक्शन नॉर्मली में से बनाते हैं। उसको मैंने क्या कहा कि आपने इसको फिर कन्वर्ट करना है एरो के अंदर, कि आपने ब्रैकेट दे दी, उसके बाद आपने ये वैल्यू पास कर पैरामीटर पास कर दिया नेम का, और उसके बाद आपने लिखा एरो इक्वल ग्रेटर देन साइन, आपके पास एरो आ गया। उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है और वही स्टेटमेंट हम रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत कोई नहीं है। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी ऑपरेशन, जो भी स्ट्रिंग या जो भी स्ट्रिंग लेटर लिखेंगे, वो एज इट इज आपके पास रिटर्न होगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट से मैंने लिखी थी, उसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो उससे मेरे पास होगा क्या, कि यहाँ पे जो भी अली पास करूंगा, अहमद पास करूंगा, वो यहाँ पे आ जाएगा कि हेलो अहमद, हेलो अली, हाउ आर यू। सही हो गया, कोई भी वो उसमें वो नया क्वेश्चन नहीं था। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि आपने करना किस तरह से, अगर आपको इशू आ रहा है इसमें तो बस, और कोई इसमें नई चीज़ कोई भी नहीं थी। तो ये डॉलर साइन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्या काम कर रहे हैं? ये हमारे पास सिंटैक्स इसका, कि जब आप स्ट्रिंग लेटर यूज करते हैं ना, ये इस तरह से, ये कोटेशन मार्क्स नहीं है, ये हमारा स्ट्रिंग लेटर नहीं है हमारे पास, तो उसके अंदर आप जैसे स्ट्रिंग देंगे वो तो एज इट इज हमारे पास प्रिंट होगी। सर सही है, फॉर्मेटेड और स्ट्रिंग की तरह, जी, इन पाइथन में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की तरह ये? हाँ एज इट इज वही एग्जैक्टली फॉर्मेट स्ट्रिंग की तरह, जब आप एफ देते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल पास करते हो, एज इट इज वही है। क्लियर है सर, थैंक यू। हाँ, तो वही वहाँ पे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते थे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेटर यूज करते हैं। यहाँ पे ये बैकटिक स्केप के नीचे आपके पास ये होगा कीबोर्ड के अंदर की, और उसके बाद आपने यूज करना है डॉलर और ये सेमी कॉलन कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल का नाम देंगे वो आपके पास यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कि यहाँ पे मैंने अली पास किया तो यहाँ पे अली आ जाएगा, यहाँ पे जैसे आ रहा है हेलो अली हाउ आर यू। बस कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। ये तो हमारे पास हो गया फंक्शन, फंक्शन कह रहा हूँ। कोई सवाल है किसी का? सही हो गया, गुड हो गया। चले तो आखिरी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये भी। हमारे पास है स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड क्या करता है, आपको दो एरेस को आप समझ लिया मर्ज करता है। रेस्ट आपके पास आपके क्या करता है, कि आप अगर पहले स्प्रेड करते हैं ना, कि फॉर सपोज आपके पास दो एरेस दी हुई हैं, एरे 1 में हमने लिखा हुआ है आपके सिटीज एरे लिखी हुई है, उसके अंदर हमने ये पास किया एरेस, और हमने एक दूसरी एरे बनाई है न्यू सिटीज एरेस की, इस एरे उसके अंदर मैं बनाता हूँ, कौन से पास करें, ये आ गए। अभी इनको मैंने एरेस को क्या करना है, आपस में मर्ज करना है, कि मैं नहीं चाहता कि अभी चूंकि मैंने एक एरे बना दी है उसके लिए, तो जब मैं न्यू एरे बना रहा हूँ उसके अंदर ये जो चीज़ें वो मेरे पास एज इट इज आ जाए।
कि अगर मैं इसको दोनों को कंसोल लॉग करूं, सिटीज अरे, और यहाँ पे करते हैं न्यू सिटीज अरे इसको, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों सिटीज अरे आ रही हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये मैं अलग ना बने, क्योंकि मैंने अरे नहीं बनाई है, तो जो ऊपर मेरे पास चीज़ें थी वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाए, और उसके बाद जो बाकी नई चीज़ें वो भी हमारे पास साथ उसके अंदर रहें। तो उसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग स्प्रेड ऑपरेटर। आपके पास वैसे नॉर्मली एरेस के अंदर आपके पास कौन वो होता है, कॉन्कैट का फंक्शन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कि अगर मैं करूँ न्यू सिटीज अरे डॉट कॉन्कैट आई गेस, हाँ, तो उससे आपके पास क्या होगा कि जो आपने अरे इसके अंदर पास की है इस फंक्शन के अंदर, वो इसके अंदर अपेंड हो जाएगी साथ में, या उसके अंदर मर्ज हो जाएगी। तो अगर मैं रन करूँगा तो देखें ये जो मेरे पास नई अरे आपके पास आई है, उसके अंदर सैन फ्रांसिस्को ये सारे हैं, और उसके बाद हमारे पास मियामी के बाद यहाँ पे वही न्यूयॉर्क, एलए और शिकागो, ये आपके पास पिछली अरे के आपके पास वो है एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास ये तरीका है आपके पास, बट आपने ये तरीका यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास ES6 का कॉन्सेप्ट है ये वाला। इसकी जगह आपने यूज़ क्या करना है कि यहाँ पे आपने कर देना है डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद आपने जो आपकी एरे यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है उसका आपने नाम लिख देना है सिटीज एरे। होगा कैसे कि ये कह रहा है स्प्रेड स्प्रेड दिस एरे, जो आपने ऊपर लिखी है इसको यहाँ पे स्प्रेड कर दो, ये जो भी लिखे एलिमेंट्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसा ये मतलब ये समझ लें आप कि जो भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये देखें क्या हो गया हमारे पास, ये न्यूयॉर्क, एलए, ये सारे हमारे पास आ गए ह्यूस्टन तक, यहाँ पे ये रहे, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गए, ये नए हमारे पास आ गए, ये 1 मिनट 2 बार प्रिंट कर रहा हूँ लगता है, हाँ, कंसोल लॉग न्यू सिटीज अभी सही है, अभी सही है कि ये आ गया न्यूयॉर्क, एलए, शिकागो, ह्यूस्टन, फिनिक्स, यहाँ तक आ गया हमारे पास एज इट इज, क्योंकि मैंने इसको स्प्रेड किया था सारे को यहाँ पे, ये जो ऊपर लिखी हुई थी, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो बाकी हमारे पास कट सिटीज है वो एज इट इज यहाँ पे आ गए। तो आपने दो एरेज को ज्वाइन करना है या मर्ज करना है तो आपने स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है इस तरह से। कनकेट आप छोड़ दें, कनकेट काम का नहीं है। कल इसके अंदर एक और ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी काम आता है, अभी तक मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, लेकिन मैं कल मैं आपको पढ़ूंगा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अगर मुझे याद रहा तो, नहीं तो हम जेस जब आप जावास्क्रिप्ट रीड पढ़ेंगे तब तो मैं लाउड भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अच्छा, अंदर किस भी। किस को, सॉरी सर, ये किस किस को पता है ये नाम लिखे हुए ये कहाँ के हैं सर, जिसको, सर आप ना बताना, मेरे ख्याल आपको पता होगा। हाँ, ये यूएस की स्टेट्स के नाम है। ये स्टेट्स हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, ऑस्टिन, फिनिक्स, सैन फ्रांसिस्को, मियामी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल बी देयर। इंशाल्लाह। जी चलें, सर। ये तो हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर था, और इसी तरह हमारे पास होता है रेस्ट ऑपरेटर, वही सेम ट्रिपल डॉट्स होते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपको नहीं पता फंक्शन के अंदर आप वैल्यू कितनी पास करने वाले हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ लिखने की जगह, टाइम कम है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है फंक्शन है, और आपने लिख दिया पे क्या इसका नाम क्या है, कि दोनों को ट्रिपल रेस्ट ऑपरेटर, उल्टा तो नहीं बता दिया, इनमें से एक स्प्रेड है, एक को रेस्ट कहते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आई थिंक ये रेस्ट होता है, मैं कंफर्म करके इसको अपग्रेड कर दूंगा। इसको आई थिंक रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपको नहीं पता कि कितने आपने वेरिएबल पास करने हैं यहाँ पे, कि आपने एक फंक्शन बनाया है, वो सम करता है या इनमें से मैक्सिमम मालूम करता है, कुछ भी करता है, तो आपने किस तरह से करना है कि ये आपके पास आगे इन अ फॉर्म ऑफ एरे आपके पास आएंगे इनपुट्स, जो भी आप उसमें करने हैं, कि जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने पास किए, ये मेरे पास क्या हो गए इन अ फॉर्म ऑफ एरे, इसके अंदर पास हो जाएंगे मेरे पास। तो उसमें मैं बाद में क्या कर सकता हूँ, इन सबको मैं करूँ यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर देता हूँ सम इक्वल्स टू 0, नम सम कर देता इसको, और मैं करूँ नम सम इक्वल्स टू नम सम। तो अभी से मेरे पास क्या होगा कि ये जो भी मेरे पास यहाँ से आए थे इनपुट्स आए थे 1 2 3 4, जितने भी आए थे थाउजेंड्स ऑफ वाले आ जाए, उनको एज अ फॉर्म ऑफ एरे इसके अंदर स्टोर करेगा। अभी हमारे पास एरे है, एरे के ऊपर हमने ऑपरेशन किए हुए हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सबसे किए हुए हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, इन सब के एलिमेंट्स को मैंने सम कर दिया। तो अभी हुआ कैसे कि मैं रन करूँ भी तो क्या रह रहा है मेरे पास, मिसिंग समथिंग, सी
टोटल एन नंबर टोटल यूज नंबर टोटल लेंथ। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसके अंदर। कासिम साहब आपको आइडिया में क्या मिस कर रहा हूँ यहाँ पे? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ यहाँ पे? नम सम 0 है मेरे पास। नंबर ऑफ आई कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। तो सर जुनेद भी आपने हैं। नंबर अरे डिफाइन नहीं किया, नंबर्स अरे डिफाइन कर दी पहले। करनी थी कहाँ पे? ये यहाँ पे कर दो रहा हूँ। जिसको आप स्प्रेड कर रहे हैं वो एरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्या भाई यहाँ पे करनी है? यहाँ पे नंबर नहीं मैंने नहीं। लेट मी सी चैट जीपीटी क्या कहता है। कभी कभी चीजें भूल जाता है बंदा, कोई नहीं। कोड भी गलत नहीं है। नम्स हमारे पास नंबर्स अरे हमारे पास, और से मैं अटेंड कर रहा हूँ आई की उस पे। योर फंक्शन डज नॉट रिजल्ट। अच्छा जी हाँ, रुकी मिस्टेक बच्चों वाली कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये जो मेरे पास फंक्शन है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न होगी ना। अब वैसे ही तो यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट कहीं लिखा है? नहीं लिखा। तो ये प्रोग्राम हमें आंसर दे रहा है, इसकी मेमोरी में मौजूद था बट मैं रिटर्न नहीं किया था, तो यहाँ पे मेरे पास आया नहीं। छोटी मिस्टेक्स। तो अभी इसको रन करूँ तो मेरे पास सम आ रहा है इसका 10। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। अगर मैं बढ़ाता जाऊँ उसके अंदर 10 कर दूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 20, और ये हमारे अभी देते क्या होता है, 40 आ गया। सही है। तो जो हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर होता है, रेस्ट एंड स्प्रेड, आई डोंट नो चेक कर दीजिएगा किसको क्या कहते हैं कब। तो ये आपके पास क्या करता है कि जो भी आपने यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हजारों दिए हुए, लाखों दिए हुए, या आपने एक एरे पास किया इसके अंदर, तो वो एज एरे यहाँ पे इसको स्टोर कर देगा आपके पास अपने पास, और एरे का ऑपरेशन आप इसके ऊपर कर देने। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं करूँ फंक्शन मैक्स कर दूँ, और मैं 1 मिनट लार्जेस्ट में कर दूँ, और मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लूँ, तो मैंने क्या करना है वही कि हमारे पास ये इन फॉर्म ऑफ एरे आएगा। तो मैंने हर एक एलिमेंट पर चेक करना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है कौन सा नहीं है। वही सिंपल कि हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर जो भी से कहते हैं, रेस्ट है मेरे हिसाब से ये। तो रेस्ट ऑपरेटर यहाँ पे इस तरह से काम आता है हमारे पास। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम इसको एरे के अंदर लिख रहे हैं, जब हम इसको एरे के अंदर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, कि ऊपर वाली जो एरे है मैंने उसको मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया इस एरे को। इसके साथ क्या हो गई, इसके अंदर न्यू एरे आ गई, मतलब जो हमारे पास ऊपर वाले कंटेंट थे कॉपी पेस्ट हो गए यहाँ पे। इसके कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, कि हमारे पास यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है ट्रिपल डॉट से कर, यहाँ पे मेरे पास रेस्ट कर रहा है, ये रेस्ट है ना, क्या इसका लेट मी सी, मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा फिर से। हाँ रेस्ट ऑपरेटर। तो क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पे कि जो आप पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उनका अभी आप कोई भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, कि एक पैरामीटर पास करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, तो इन द फॉर्म ऑफ एरे आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने एरे आ गई है, फॉर लूप लगा के, वाइल लूप लगा के उसके ऊपर आपने ऑपरेशन करने हैं। ये आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है ES6 के। और ये चीज़ें आपको पता होना बेहतर है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपसे आपसे पूछें इनके बारे में इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली लोग स्किप कर रहे होते हैं। लेट का होस्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास, स्प्रेड ऑपरेटर और इसमें रेस्ट में क्या फ़र्क है, ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अभी इस वक्त मार्केट में फ्रंट एंड डेवलपर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको सर मौका चाहिए आपको फेल करने का। अगर किसी कि का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, 1 मिनट रह गया। और सर हाँ जी, हमजा से है, वो भी पूछ ले, कोई इंटर्नशिप के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड पूछना है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लें। थैंक यू सर शेर महमूद। थैंक यू सर। सर मुझे होस्टिंग मतलब का समझ नहीं आया मुझे सर। क्या? होस्टिंग होस्टिंग का होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये सर। समझ ले। इससे पहले मैं बता देता हूँ होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है, आपके पास लैंग्वेज में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कोड रन होता है, कि आपने वेरिएबल बाद में अगर बनाया है तो उसका बाद में यूज कर सकते हैं, उससे पहले यूज नहीं कर सकते। होस्टिंग क्या करते हैं, आपके पास आपने जो वेरिएबल बाद में भी बना उसका पहले यूज कर सकते हो। कि आपके पास जो जावास्क्रिप्ट होती है, उन वेरिएबल जो आपने बाद में लिखे हैं, कि फॉर सपोज ये मेरे पास सेटलमेंट, मेरे पास ये सारी रन हो रही है, ए इक्वल्स टू मैं इसको या 2, और फिर मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास एक वैलिड है, हमारे पास चीज़ है, वैलिड चीज़ हम कर सकते हैं कि हमने ए यहाँ पे डिफाइन किया, उसके बाद में ए को यूज कर रहा हूँ। बट अगर ए को मैं यहाँ पे यूज करूँ तो ये हमारे पास वैलिड चीज़ नहीं है क्रॉमिक के कॉन्सेप्ट के अंदर। बट जावास्क्रिप्ट क्या करती है, इन वेरिएबल्स को होस्ट कर देती है प्रोग्राम रन होने से पहले,
इन वेरिएबल्स को अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर देती है। होता क्या है उसके बाद कि हमारे पास अनरीजनेबल थिंग्स होती है, एक